थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमारे डायस पे बैठे हुए वत्स साहब, चेयरमैन ऑफ द कॉलेज गवर्निंग बॉडी, और केवल इनका इतना इंट्रोडक्शन नहीं है। एक्चुअली मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, फाइनेंस कमेटी के मेंबर, और तमाम उन सब कमेटीज में काम कर चुके हैं जिन्होंने बहुत रिमार्केबल और बहुत बड़े बड़े डिसीजन इस विश्वविद्यालय के लिए समय समय पर लिए हैं। ये सौभाग्य है इस कॉलेज का कि इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति और जो बहुत ही एजुकेशन के प्रो है, एजुकेशन के मैं कह रहा हूँ, वो व्यक्ति इस कॉलेज को आज एज ए गवर्निंग बॉडी चेयरमैन हेड कर रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव अग्रवाल जी, राजीव से हमारी पुरानी दोस्ती भी है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसको प्रिंसिपल बनने के बाद में किसी कॉलेज को इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। कम से कम फिजिकल वे में मुझे पुराने और इस समय के अंदर एकदम साफ नजर आता है कि इस कॉलेज में बहुत तरक्की की है। और उन सब साथियों को भी बधाई जिनके प्रमोशन समय पे हुए हैं। बाकी मेरे को पैनलिस्ट पायल जी से तो हम लोग सीखते रहते हैं कि मतलब कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है। तो हमारी पुरानी साथी हैं, और हनीद गांधी मैम से मेरा ज्यादा पुराना परिचय नहीं है, लेकिन जितना भी परिचय है वो बहुत सुखद है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो ऐसे सब बैठे हुए डायस पे लोगों को मेरा नमन। फिर उसके बाद मैं अपनी बात को बायलिंगुअल तरीके से कहूंगा। मैंने जो टॉपिक चूज किया वो आपकी थीम के हिसाब से चूज किया। हालांकि मतलब मेरे को तो टीचर्स की राजनीति के अंदर जो है थोड़ा बोलने का ज्यादा शौक रहता है, तो उसको जोड़ दूंगा इससे थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर भी क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, तो मैंने अपने थीम में अपने इसमें लिखा है कि सक्सेस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी with reference to, of course, the higher education, it all depends upon the careful implementation. तो I start by saying कि देखिए, समय समय पे कई पॉलिसीज आई हैं। आप जिस समय जो पॉलिसी आती है वो उस समय की डिमांड होती है। आप कभी ये नहीं कह सकते तुलनात्मक तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में कि पहले वाली खराब थी या पहले वाली अच्छी थी, ये नहीं कह पाएंगे आप कभी। ये कॉन्टिन्यूम प्रोसेस है, चेंज होगा ही, इनविटेबल है। और ऐसे चेंज में हमेशा सहभागी बनना चाहिए, उसमें से जितना हम बेस्ट निकाल सकते हैं वो निकालना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति जो है वो कई बार जो है अच्छी चीज को जो है आने से रोक भी सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि विरोध के लिए की गई विरोध की राजनीति में जो हम अच्छा सुझाव देना चाहते हैं, जो हम वाकई अच्छी बात कहना चाह रहे होते हैं, वो भी सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे होते। तो इन दोनों बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए, इंप्लीमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं पॉलिसी के जो सारे सेलिएंट फीचर्स आप सुबह से सुन ही रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पहले 2 सेशंस में लोग आए होंगे उन्होंने उसके बारे में सारा आपके सामने बातों को रखा ही होगा। मैं भी 1-2 बातें रखूंगा, उसकी डिटेल में जब थोड़ा जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक आपके ही एग्जाम्पल से बताता हूं। देखिए, पॉलिसी कोई भी आएगी, सरकार का मतलब ये होगा पॉलिसी आएगी, उस जरूरत के टाइम पे वो पॉलिसी बनाएंगे कि कैसे इस सिस्टम को इंप्रूव करना है या समय की डिमांड क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी पेस के साथ में मैचिंग हो पाएगा भारत का कि नहीं। ये सब चैलेंजेस को सामने रखते हुए कोई भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, परंतु पेपर में वो पॉलिसी हमेशा उस तरह की बनाएगी जो पूरे चैलेंजेस को बीट करती होगी। ऐसा ही मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी हुआ है। और पहले की पॉलिसी, क्या वो 86 की रही हो या 64 की, वहां पर भी वो अटेम्प्ट हुआ था। खराबी कहां आती है? इंप्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी इन इटसेल्फ इज नॉट ए लॉ। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन अपना दूर करना चाहिए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज ए लॉ। नो, इट इज नॉट ए लॉ। उसके जितने भी ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए, उस गाइडिंग प्रिंसिपल्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ या रेगुलेशंस या ऑर्डिनेंसेस उसके बाद बनते हैं। जैसा अब आप देख रहे हैं कि जो जो इस पॉलिसी में लिखा गया, उसके लिए फिर यूजीसी अब रेगुलेशंस बना रहा है। मतलब नियम, कायदे, कानून सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या और स्टेट यूनिवर्सिटीज में कैसे इंप्लीमेंट होने, उसके लिए यूजीसी लगातार रेगुलेशंस बना रहा है और उस पर कंसल्टेशन के लिए भी पब्लिक डोमेन में डाल रहा है कि आप इसमें अपने सुझाव दीजिए, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते।
और उसके हिसाब से फिर एक समय के हिसाब से वो चीजें इंप्लीमेंट होती है। यही तरीका किसी भी पॉलिसी के लिए होता है। एक एग्जांपल जो मैंने कहा आपको, आपसे जुड़ा हुआ दूंगा, पे कमीशन आया, पे कमीशन के साथ में जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट लॉ की फॉर्म में आया, मतलब रेगुलेशन की फॉर्म में आया, जिसको हमने कहा सीएस 2018। सीएस 2018 डीयू में भी आ गया और जगह भी आ गया। उसमें कुछ कमी भी हो सकती है, कुछ ठीक भी हो सकता है, कुछ कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको अगर इंप्लीमेंट करने वाला खराब होगा, उसमें अच्छी बातें भी इंप्लीमेंट या ना करने वाला होगा, आपने तो खुद देखा, ना करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बनाते रहिए लॉ। तो इसलिए इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सीएएस का बेनिफिट 2018 के बाद से लेकर के 2020 तक जो है, ऑर्डिनेंस अमेंड होने के बाद में, सब कुछ अमेंड होने के बाद में रुका थोड़ी रहता। उसके जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो मिल जाते। और फिर इंप्लीमेंटेशन के तरीके में भी देखिए, मेरे को जनुटा ने बुलाया, उनके पास 2010 की पॉलिसी, वो खुद जनक है वैसे तो, उसके 2010 की प्रमोशन पॉलिसी है, वो खुद जनक थे, और 2018 की भी पॉलिसी उनके वहां पर भी ऑर्डिनेंस अमेंड हुए हैं, सब कुछ हुआ, हमारी तरह हुआ। हमारे यहाँ पर प्रमोशन एक सेट टाइम के बाद हुए और खूब पेस में हुए, खूब जोरदार तरीके से हुए। जनुटा वाले कह रहे थे सर वो टेक्नोलॉजी बता दो जैसे ये होगा। उन्होंने भी बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा प्रमोशन इस पॉलिसी से, हमारे तो रुके हुए हैं। तो हमने उनको कहा कि सवाल सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का है। हमने विरोध के बाद में भी एक एसओपी बनाया, उसको फॉलो करने की कोशिश, उसमें खामियां हो सकते, तब कहा कि जब अगर उसमें कोई गलत चीज होगी तो आप गैजेट देख लीजिए, नोटिफिकेशन, लेकिन इसको कर लीजिए। तो इंप्लीमेंटेशन का इंपॉर्टेंस बनता है। अभी क्या है कि मैं कुछ इसके पॉइंट्स बोलता जाऊंगा, एक दो, उसके बाद में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे डीयू के रेफरेंस में या कहीं और के रेफरेंस में, पूरे नेशनल लेवल के रेफरेंस के अंदर पॉलिसी क्या कहती है और इंप्लीमेंटेशन के अंदर कैसे ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे यहाँ 3 साल का ऑनर्स कोर्स चल रहा है, सब जानते हैं, उसमें 148 क्रेडिट्स हैं, सब जानते हैं। अब क्या है कि 4 ईयर का कॉन्सेप्ट आया, 4 ईयर का कॉन्सेप्ट आया तो कहा कि नहीं बच्चों में बर्डन पड़ जाएगा। चौथे साल का बर्डन की बात नहीं, 3 साल में बर्डन कम करने के लिए, मतलब 4 साल का बर्डन हो रहा है उसकी चिंता नहीं कर रहे, 3 साल का बर्डन कम करें। हमको ऐसा कर देना चाहिए कि इसके क्रेडिट 148 से घटा के 132 कर देने चाहिए। दिस नो आर्गुमेंट। इसमें बहुत फीका एकेडमिक डेल्यूशन हो रहा है, उस पर नहीं चर्चा है, उस पर चर्चा नहीं है। अब सरकार ने तो नहीं कहा कि आप 148 क्रेडिट के 132 क्रेडिट कर दीजिए, ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं लिखा हुआ है। कहां प्रॉब्लम आ रही है? यूजीसी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पे, इंप्लीमेंटेशन के लेवल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको समझिए। अब उसके अंदर कोई वर्कलोड का, मैं एकेडमिक डेल्यूशन, मैं वर्कलोड का डूटा के प्रेसिडेंट होने के बाद में भी मैं आपसे अभी फिलहाल वर्कलोड के साथ नहीं जोड़ रहा उसको, मैं सिर्फ एकेडमिक के बात से जोड़ रहा हूं उसको। वो हमारा कंसर्न है, वो हम देखेंगे कैसे करना है। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि दे शुड बी। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि भाई नहीं बच्चे को, आजकल देखिए बच्चों को आप थोड़ा रिलैक्स दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। जिन बच्चों के पास जितना क्लास के बाद टाइम है वो किस में जा रहा है? इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। मतलब किस चीज के लिए आपको टाइम उनको एक्स्ट्रा देना है? जिन बच्चों के वाकई उस एक्स्ट्रा टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, वो 148 क्रेडिट आवर पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो असली में बाकी बचे हुए टाइम का कोई सदुपयोग करते होंगे। ये हमारी क्लासरूम से डायरेक्ट बच्चों के साथ इंटरेक्शन का फीडबैक है। सरकार को और इंप्लीमेंटर्स को लेना चाहिए कि भाई डूटा कुछ कह रही है, टीचर्स कुछ कह रहे हैं, उसमें कुछ एकेडमिक आर्गुमेंट है, आप उनकी बात तो सुनिए ढंग से, उसको सुनना चाहिए सरकार को भी। तो थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन के अंदर घुमा दिया। अब मैं आपको बताता हूं, सेकंड एस्पेक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, मल्टी डिसिप्लिनरी। इसको मल्टी डिसिप्लिनरिटी को कोई भी व्यक्ति इसको डिनाई नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? मैंने एक लेक्चर के अंदर ये बताया, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करते हैं, भाई पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस इसलिए कहते हैं वो साइंस है। अभी साइंस के 4 ब्रांचेस बताया। पहला नेचुरल साइंस बताया, नेचुरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वगैरह सब आया। दूसरा साइंस बताया सोशल साइंस। सोशल साइंस में जितनी भी आप सोशल सब्जेक्ट, सोसाइटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सब सोशल साइंस में साइंस का पार्ट है। तीसरा
बताया कि इसको कहते हैं फॉर्मल या डिजिटल टाइप का, जिसमें मैथमेटिक्स आता है, मतलब साइंस ऑफ सिंबल्स, इक्वेशंस, उसमें एब्स्ट्रैक्टनेस होगी, लेकिन हो सकता है उसमें उसकी फिजिकल पिक्चराइजेशन ना होती हो, परंतु वो भी साइंस है। और फिर इन सबके मिलने से जो चौथी ब्रांच बनी उसको कहते हैं अप्लाइड साइंस। मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, ये दिस इज अ डिवीजन। अब आपके साइंस के 4 ब्रांचेस को भी मान लें, उसके बाद में एक ह्यूमैनिटीज या एक अलग लिबरल आर्ट्स है, वो एक अलग एस्पेक्ट है एजुकेशन के लिए। इन सब के अंदर मल्टीडिसिप्लिनरिटी की आवश्यकता है या नहीं है? क्यों नहीं है? साइंस बिना सोसाइटी के लिए या सोसाइटी विदाउट साइंस थोड़ी होगा। दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंस है तो मल्टीडिसिप्लिनरिटी को आप कर नहीं सकते। लेकिन इस अप्रोच का मीनिंग, इस अप्रोच का क्या मीनिंग है, उसमें कहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है? कोई भी मल्टीडिसिप्लिनरिटी nature of the courses doesn't actually make the main course dilute or main subject dilute. It is to strengthen the main course. आपको ऐसे प्रयास करने हैं कि जो आप मेन डिसिप्लिन पढ़ना चाहते हैं या जिसमें आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में आकर के कौन कौन से सब्जेक्टों से उसको मदद मिलेगा। एक बार पढ़े, काफी मतलब मजाक उड़ा, वो गुलदस्ता अप्रोच आ रही है जी, कैफेटेरिया अप्रोच आ रही है, बहुत मजाक उड़ा। देखिए, ये वर्ड्स हैं जिनका मजाक उड़ाया जा सकता है। अब कोई आदमी कैफेटेरिया में जाता है तो क्या सारे के सारे व्यंजन बना के लेके खाता है, या बफे लगता है तो क्या आप सारे के सारे चीजें खाते हैं क्या? भाई, जो आपके लाइकिंग के होंगे, जो आपके लिए यूजफुल होंगे, जो आपको डॉक्टर ने भी कुछ मना वना किए होंगे, उनको छोड़ छाड़ के बाकी बचे हुए खाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसको इंटरप्रेट करने वाले चीजों को और उन चीजों को फिर एक खास नजरिए से पेश करने वाले लोगों पर डिपेंड करेगा, और हमको उनकी कितनी बात सुननी और समझनी और कैसे उसको करना है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो पॉलिसी का असली होने क्या वाला है। सीबीसीएस की स्कीम आई, सीमलेस मोबिलिटी होगी, सीमलेस मोबिलिटी नजर नहीं आई। तो नजर नहीं आई तो इसलिए नजर नहीं आई ना, क्यों? क्योंकि उसके इंप्लीमेंट करने का जो वो बेनिफिट स्टूडेंट को देना था। सीमलेस मोबिलिटी इन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, व्हाई देयर शुड नॉट बी अ सीमलेस मोबिलिटी। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके लिए जो पैरामीटर्स तय करने चाहिए थे, जो फैसिलिटी तय कर उसको बनाना चाहिए था, उन्होंने क्या सीमलेस मोबिलिटी तब हो सकती है जब जो है ना सबके पास एक जैसा कोर्स हो। नो, आपने कौन से क्रेडिट, जब आप कह रहे हैं कि वी आर इनटू द एरा ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरिटी, इट डजंट मैटर that what papers I have studied in my part 1 or part 2. I can go to another university to have altogether a new set of paper. तो कोई यूनिफॉर्म सिलेबस बनाने की या स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्रेडिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, एबीसी की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपको उसके पैरेलल विजन भी तो रखना पड़ेगा। विजन क्या कर रहे हैं कि नहीं एक जैसा कोर्स बना दो, यूजीसी बना देगी एक जैसा कोर्स, एक जैसे क्रेडिट बना दो, फिर एक जैसे पेपर भी बना दो, फिर उसको ये भी बता दो यूनिवर्सिटी को कि फर्स्ट ईयर के अंदर कौन क्या पढ़ाना है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा। ये नहीं है मल्टीडिसिप्लिनरी। प्लीज एक्सक्यूज मी, मतलब ऑफ माय सेइंग आई मे बी लिटिल मोर क्रिटिकल देन व्हाट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, बट आई हैव माय ओन आइडियाज। मेरे को कम से कम थोड़ी बहुत भगवान ने बुद्धि दी है, तो मैं उसने तो इस्तेमाल करूंगा ना अपनी, वो तो मुझे नहीं क्यों रोक सकता। सरकार की पॉलिसी में कोई खराबी नहीं है। खराबी कहां है? इंप्लीमेंटर्स के अंदर। उनका विजन जो है बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। उनका विजन कई बार जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ में गवर्नड है। उनको ये लगता है कि यार अगर ये 148 मान लिए 3 साल तक और चौथे साल में 196 कर दिए, एक मतलब 1/4 या 1/3 नए टीचर्स की आवश्यकता पड़ गई तो कहां से लगाएंगे? तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर दो, इसको मैनेज कर लो, 4 ईयर भी हो जाए, मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो जाए, ये भी हो जाए, कॉमन कोर्सेज भी हो जाए, फना भी हो जाए, कैरियर ट्रांसफर भी हो जाए, क्रेडिट ट्रांसफर भी हो जाए, लेकिन खर्चा ना हो। तो खर्चा तो करना पड़ेगा। 6% जीडीपी का अगर हमने खर्च करना है, उसी कंडीशंस के ऊपर तो माना है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय अगर ये कहे या कोई और विश्वविद्यालय कहे, चलिए एक कोर्स में कहे, हम 2 कोर्स में कहें कि भाई ये 2 कोर्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अंदर हर कॉलेज के अंदर जहां ये कोर्स पढ़ाए जाते हैं वहां पर जो है 2 सेक्शन होंगे, एक हिंदी का और एक हिंदी मीडियम का, एक इंग्लिश मीडियम। करिए, बट कहीं शुरू तो करेंगे ना।
आप आज नहीं पूरी जगह कर पाएंगे, कहीं से शुरू करेंगे। तो पॉलिसी में लिखा है कि हम जो है जाएंगे मोर देन अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे का तो फिर एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इसको दुरुस्त करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो अपने आप दूर भी हो जाएंगी। वो समस्याएं समस्याओं की तरह नजर भी नहीं आएंगी। और जो एक्चुअल बेनिफिट स्टूडेंट्स को जाना चाहिए इस अप्रोच का, इसको हमने कहा कि हम इसका कोई अपोजिशन नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत सारे, मैं किसी के बारे में मतलब कमेंट नहीं कर रहा, इसको प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन जो हमारे भारत देश का अपना इतिहास है, जो भारत देश का हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमारी जीवन शैली है, उससे जुड़ करके ही अगर हम चीजों को पढ़ाएंगे पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। मैं हिंदी लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, अगर उनका सिलेबस बनाना है, आप हिंदी लिटरेचर के अंदर जो है कोई ऐसे लोगों के नाम या ऐसे किताबों को आप पढ़ाना शुरू करिए जो जनमानस की बातों से जुड़े हुए नहीं है। उनके बारे में घरों में समाज में कभी चर्चा नहीं होती, वो आपको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना, अब तो देश में हमारे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े बड़े लिखने वाले रहे, और हम शेक्सपियर से शेक्सपियर पढ़ाइए आप, लेकिन केवल शेक्सपियर पढ़ाएंगे या केवल ऐसी चीज को पढ़ा देंगे जो कि मतलब हमारे रोजमर्रा में घर की बातचीत में कहीं जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? जो गांव देहात से चल करके इस हायर एजुकेशन को लेने के लिए आता है, जो उसको आप कहते हैं, जिनकी आप लड़ाई लड़ते, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन, जिनकी आप बार बार बात कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस बनाते हैं ऐसा जो शेक्सपियर से नीचे नहीं उतरता। तो इसका मतलब ये है कि इंप्लीमेंटेशन में सिर्फ कसूरवार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अब मैं टीचर वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसको डोंट मिस इंटरप्रेट, मैं इस्तेमाल नहीं किया टीचर सर। तो हमने भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई ये कोई चीज आई है, इसका कोई खास इंप्लीमेंटेशन का तरीका हो सकता है। अभी कंपार्टमेंट से बाहर भी तो आना पड़ेगा। मेरे को किसी का फोन आया, उन्होंने कहा जी जो मैं पेपर पढ़ा रही थी इतने साल से, वो वाला पेपर शायद इस बार नहीं आ पाएगा सिलेबस में। तो मैंने कहा कि नहीं, उसको जरूर लाएंगे, उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं, मैं बात करता हूं जाकर। क्या कह सकते हैं, मैं इतने साल से ये पेपर पढ़ा रही हूं, मतलब इस बार हो सकता है वो ना पेपर आए। समस्या है ना बहुत बड़ी, तो इस समस्या का निदान तो करना पड़ेगा। तो हम भी मतलब थोड़ा सा ओपन हार्टेड होंगे, हम भी थोड़ा सा पूरे नई सिचुएशन को सोचेंगे समझेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। और इम्प्लीमेंटेटर्स या पॉलिसी मेकर्स, सरकार से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के, उनको भी खुला दिल करना पड़ेगा। हमारा बजट बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, और जितनी तरह के काम आप सोच सकते हैं, जो पार्टनरशिप्स करनी है, वो पार्टनरशिप्स किस तरह से होनी चाहिए। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन को जाना है, अब मैं एक और एग्जांपल इसका दे रहा हूं, एक दो, फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को सुनना ज्यादा आनंद रहेगा और मेरे को सुनना थोड़ा आपको कड़वा लगेगा। देखिए क्या है, क्या 86 की पॉलिसी में उसकी अपनी जरूरत होगी। बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस थे जो किसी समय बने थे, उनको कुछ प्राइवेट ट्रस्ट चलाते थे। धीरे धीरे खर्चों के हिसाब से, कमिटमेंट के हिसाब से, वो कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर उनका सस्टेन करना मुश्किल हो गया। खास तौर पे वेस्ट बंगाल से लेकर, केरल से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के, और आंध्र प्रदेश में और कुछ कुछ महाराष्ट्र में ऐसे कॉलेजों की संख्या ज्यादा थी। जब वो शुरू हुए थे तो अच्छी ट्रस्टें थी, उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना जीवन लगाया, उनको बनाया। मैं नाम भी ले सकता हूं अगर कोई चाहेगा तो।
उन्होंने बनाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज बना होगा, मोहम्मडन कॉलेज कलकत्ता में बना होगा, और तमाम ऐसे कॉलेज बने। आते आते सरकारों का अनुदान उनके लिए फिक्स था, एक फॉर्मूला था, उस फिक्स अनुदान से वो चलते थे, लेकिन वो अनुदान उनको पूरा पड़ता नहीं था। ट्रस्टों के पास में इतनी कैपेसिटी, देशबंधु कॉलेज की ट्रस्ट भी तो भाग गई ना अल्टीमेटली, यूनिवर्सिटी मेंटेन हुआ ना, वो नहीं कर पाई सस्टेन। दयाल सिंह कॉलेज की ट्रस्ट सस्टेन नहीं कर पाई, करोड़ीमल कॉलेज के जो ट्रस्ट थी वो छोड़ के चले गई, यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेज करने पड़े। वहां पर ये स्थिति बनी नहीं, क्योंकि वहां सेंटर की फंडिंग नहीं थी। तो सेंटर की फंडिंग ना होने से उन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा सेटबैक लग रहा था कि कैसे इनको चलाएं, इनको कैसे बचाएं। उस समय की सरकार ने ऑटोनॉमस कॉलेज की स्कीम चलाई। उन्होंने कहा कि वन टाइम 2 करोड़ रुपए की हम अनुदान देंगे, आप ऑटोनॉमस स्टेटस में आ जाइए, आप यूनिवर्सिटी से अपना छुटकारा डाल लीजिए और कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग मोड के भी कोर्सेज लाइए अपने इंस्टीट्यूशन या अपने कॉलेज को बचाने के लिए। और ऐसा करके कोई फॉर्मूला बनाया जिसमें सरकार के ऊपर भी ज्यादा वजन ना आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से वन टाइम हेल्प हो जाए और वो इंस्टीट्यूशन बच जाएं। आज प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेज कन्वर्ट होने के बाद में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका। लोग ले लें वेस्ट बंगाल का नाम कि वहां तो सब कुछ जो है स्टेट फंडिंग से चलता है, ऐसा तो नहीं है। मोहम्मडन कॉलेज का तो नाम ही सर बदल दिया, शायद कुछ और ही हो गया, मेरे को ध्यान नहीं, उस यूनिवर्सिटी का तो नाम ही बदल दिया है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, कई कई प्रदेशों में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, और जगह मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, गुजरात में मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे। वैसे अगर आप यूजीसी की लिस्ट देखेंगे तो सबसे कम ऑटोनॉमस कॉलेजेस गुजरात में, और सबसे ज्यादा कर्नाटक में, तमिलनाडु में है, केरल, वेस्ट बंगाल, यहाँ है। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस उस समय 86 में डिमांड रही होगी, आज की तारीख में भी डिमांड होगी। अभी क्या है कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का लेकिन 86 के अंदर कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमने स्कीम ऑटोनॉमस कॉलेजेस की दी, वन टाइम असिस्टेंस की हम दे सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का कॉन्सेप्ट रख लिया, सेंटर फंडेड का रख लिया, तो सारे के सारे ये 100% सेंट्रली फंडेड करने पड़ेंगे। सरकार के पास उस टाइम पे उतनी ताकत नहीं रही होगी। वो सरकार ने कहा कि henceforth constituent colleges concept, that is funding of the colleges, direct funding of the colleges from the center is closed, बंद। और यही वजह है सर कि दिल्ली के अंदर ये दिल्ली सरकार से 12 पोषित कॉलेज जो कहते हैं हम, दिल्ली में जो जुड़े, वो इस वजह से जोड़ने पड़े क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट 1986 की पॉलिसी में चले गया, वो 2020 की पॉलिसी में वापिस आया। आज की जरूरत है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक विजुअलाइजेशन है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाकर के कॉलेजेस खोलने हैं, द स्टेट गवर्नमेंट मे नॉट ओपन इट, then it will be a responsibility of the central government to open those colleges through the already established central university in each state. ये पॉलिसी का पार्ट तो है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए? धन। अब वो धन होगा तो ये इंप्लीमेंट होगा, धन नहीं होगा या बिल नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा कि पॉलिसी ऑन पेपर तो बन जाएगी, बहुत बढ़िया बनेगी, उस टाइम भी अच्छी बनी होगी 1986 में, मतलब मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ी नहीं है, लेकिन उस टाइम की जरूरत के हिसाब से रही होगी। बदलाव एक प्रक्रिया है, वो बदलाव हो रहा है। एजुकेशनिस्ट का धर्म यह बनता है कि उस बदलाव को बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द फ्रेटर्निटी कैसे मोल्ड करना है। हमको हमारे बारे में, हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में, एजुकेशन का भविष्य के बारे में, हमारा स्टेटस विज ए विज वर्ल्ड, दुनिया के साथ में क्या रहेगा, उस वो अपने आप में चाहे हम चाहें ना चाहें। लेकिन ये बात तो सही है कि प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या भारत के अंदर अब इतनी बड़ी है और प्राइवेट स्कूल्स की भी संख्या इतनी बड़ी है कि कोई चाहे या ना चाहे वो घटने वाली नहीं। उसका कोई ऐसा सरकारीकरण जैसे बैंकों का हुआ ऐसा होने वाला नहीं है कि एक दिन जो है वो मैडम इंदिरा गांधी जो है वो रात को 8 बजे रेडियो आता था सर, रेडियो के अंदर अनाउंसमेंट के कि ये 17 बैंक थे, कितने थे सर, वो 17 बैंकों का जो है ये सरकारीकरण कर दिया। तो बैंक थे ना, उनके पास पैसा था, उनका सरकारीकरण आसान है, ये खर्चा है। अपन लोग, ये हम लोग तो खर्चा है ना सरकार की नजर में, तो खर्चे का कौन सरकारीकरण आसानी से करता है?
अभी क्या है कि एक रिसेंट घटना हो गई, मैं उसको इशारे में केवल समझा देता हूं कि लोग कह देते हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब होता भी, हम भी विरोध करते हैं, कमर्शलाइजेशन हो जाए। कमर्शलाइजेशन का तो बहुत विरोध करना चाहिए, मैं भी मानता हूं। कमर्शलाइजेशन का मीनिंग कुछ और ही है, क्योंकि उसमें तय करने लगता है मार्केट फोर्सेस के क्या पढ़ाया जाए। और फिर कहते कहते जो है हम जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक मतलब यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेज में चला दें, ये सही नहीं है। और टीचर्स की मदद से चल जाए, वो भी सही नहीं। इन चीजों से हमको अपने को बचाना चाहिए, बचना चाहिए। अपने को एक साथ आकर के इन सब समस्याओं का समाधान ढूंढना है। और ये मतलब अगर हम इस टोन एंड टेनर में रहेंगे कि एनईपी इम्प्लीमेंट नहीं हो, इम्प्लीमेंट तो हो चुकी है, इसमें से बेस्ट हम अपने लिए क्या निकाल सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने सर मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न होगा तो मैं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको ठीक ना लगी हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना पहले ही मान लेता हूँ। धन्यवाद।